हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जी के जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक ध्वनि के अभिलक्षण के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के अभिलक्षण के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग में डैश होगा या होगी? दोस्तों, निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग में क्या होगा? निम्न तारत्व होगा। क्या होगा? निम्न तारत्व होगा। दोस्तों, निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग में निम्न तारत्व होगा। ध्वनि की आवृत्ति यह निर्धारित करती है कि ध्वनि कितनी उच्च तारत्व मतलब पतली ध्वनि तथा कितनी निम्न तारत्व मोटी की है। मतलब दोस्तों, यदि उच्च तारत्व है तो ध्वनि कैसी होगी? पतली होगी। और निम्न तारत्व है तो ध्वनि कैसी होगी? मोटी होगी। अर्थात उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे उच्च तारत्व वाली ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, जबकि निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो है निम्न तारत्व वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कई पृष्ठों से डैश के कारण स्रोत द्वारा ध्वनि उत्सर्जन बंद कर देने के बाद भी ध्वनि का बने रहना प्रतिध्वनन कहलाता है। दोस्तों, कई पृष्ठों से परावर्तन के कारण, किसके कारण? परावर्तन के कारण स्रोत द्वारा ध्वनि उत्सर्जन बंद कर देने के बाद भी ध्वनि का बने रहना प्रतिध्वनन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। दोस्तों, हर्ष जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम, आवृत्ति और वेग जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता है। दोस्तों, हर्ष जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यह आवृत्ति का क्या है? SI मात्रक है। ध्वनि तरंग की 5 विशेषताएं होती है: तरंगदैर्ध्य, आयाम, समय अवधि, आवृत्ति, वेग या फिर गति। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। किसी भी ध्वनि तरंग के वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध क्या होता है? हमने आपको बताया था वेग v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा के। यहाँ पे n क्या है? आवृत्ति है। लेमडा क्या है? यहाँ पे तरंगदैर्ध्य है। और v क्या है? हमारा वेग या गति है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? दोस्तों, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को हम बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं? टोन हम बोलते हैं। एकल आवृत्ति की आवाज को स्वर या टोन कहा जाता है। जब कई आवृत्तियों को मिश्रित किया जाता है तब एक आवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो एक संगीत नोट में विभिन्न आवृत्तियां, भिन्न भिन्न पिच की आवाजें और आयाम, जोर, लाउडनेस की टोन होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। दोस्तों, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? टोन, स्वर या फिर तान। क्या बोलते हैं? टोन, स्वर या फिर तान। ठीक है दोस्तों, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन, स्वर या फिर तान कहा जाता है। टोन एक निश्चित आवृत्ति है जिसे हम सुनते हैं। एक दोलन में कण द्वारा दो क्रमागत शीर्षों अथवा गर्तों के मध्य तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं? दो क्रमागत शीर्षों अथवा गर्तों के मध्य तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। दोस्तों, दो क्रमागत शीर्ष ये है, देखिए हमको दिख रहे हैं, और इनके बीच, और ये दो गर्त और गर्तों के मध्य, मतलब एक गर्त के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तरंग के किसी कण द्वारा इसकी मध्यमान स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। तरंग के किसी कण द्वारा इसकी मध्यमान स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? हम आयाम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। दोस्तों, ध्वनि की पिच जो है ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। दोस्तों, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव अथवा गैस जैसे माध्यम में होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगे कैसी है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है एवं ध्वनि की पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जिन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, उनकी अनुभूति हमारे कानों द्वारा होती है।
एवं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों के संचरण हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो सकता। किसी भी माध्यम में ध्वनि की गति माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो दोस्तों ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है हमारा क्या, आयाम। आयाम जो है दोस्तों, ये ध्वनि की लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। ध्वनि का आयाम ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। दोस्तों ध्वनि का तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व या पिच जो है दोस्तों उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जिस ध्वनि का तारत्व उच्च होता है वह ध्वनि पतली और उच्च आवृत्ति की होती है, तथा जिस ध्वनि का तारत्व निम्न होता है वह ध्वनि कैसी होती है, मोटी होती है और निम्न आवृत्ति की होती है। इसी कारण महिलाओं की आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे कहा जाता है पिच। क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। तीव्र ध्वनि का तारत्व अधिक होता है तथा मंद ध्वनि का तारत्व कैसा होता है, कम होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। तो ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है दोस्तों, हमें हमारे कानों में पहुंचकर क्या करती है, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। दोस्तों ध्वनि जो है ये हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि की उत्पत्ति द्रव पिंडों के दोलन द्वारा होती है। इस दोलन से वायु के दाब एवं घनत्व में प्रत्यावर्ती परिवर्तन होने लगते हैं जो अपने स्रोत से एक विशेष वेग के साथ आगे बढ़ते हैं। इनको ही ध्वनि की तरंग कहा जाता है। जब ये तरंगे कान के पर्दे से टकराती है तब ध्वनि संवेदन होता है और इन तरंगों की विशेषता यह है कि इनमें परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन हो सकता है। ठीक है, प्रति सेकंड दोलन संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जो दोलन की संख्या कहलाती है क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रतिध्वनि इको के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध की परिघटना डैश कहलाती है। दोस्तों बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध की घटना जो है दोस्तों ये कहलाती है क्या, अनुरणन। क्या कहलाती है, अनुरणन या फिर प्रतिध्वनि कहलाती है। बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध की परिघटना को प्रतिध्वनि या फिर अनुरणन कहा जाता है। प्रतिध्वनि तब होती है दोस्तों जब मूल ध्वनि स्रोत द्वारा ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर देने के बाद भी ध्वनि एक बंद स्थान में बनी रहती है। ऐसा दीवारों, फर्श और छत जैसी सतहों में ध्वनि तरंगों के कई बार परावर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए दोस्तों, एक स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी। दोस्तों जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ पिंड या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है और पुनः सुनाई देती है तो इस परावर्तित ध्वनि को हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पूर्णावर्ती क्या कहलाती है, तो प्रतिध्वनि कहलाती है दोस्तों, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पूर्णावर्ती। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पे है। दोस्तों यहाँ पे हमको डिस्टेंस बताना है कि वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पर है। दोस्तों हमें जो समय दिया गया है, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, मतलब टोटल टाइम जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, टी हमको ये दिया गया है 3 सेकेंड। तो हम एक डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, याद होगा जब टोटल टाइम दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर यही फॉर्मूला लगाना है आपको, एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम के। ये फॉर्मूला आप या लगा सकते हैं, याद रख लेंगे। x कितना है दोस्तों हमारा, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, d बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, जब टोटल टाइम दिया हो तो x प्लस वाई और इंटू में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम के। ठीक है, x का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में, ये है 346 जाने में, 346 आने में,
और दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 12 की 2, हासिल का 1, 6 4 4 8 और 1 9 और 3 3 6, 692। तो 346 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से 340 कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 सात 14, 2 तिया 6 और इंटू में टोटल टाइम कितना है, 3 है। तो 3 का 173 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 173 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 3 7 21 की हासिल का है 2, 3 का 3, 3 2 5। तो 519 मीटर जो है डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाएगी, कितनी, 519 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो डैश होता है, तो दोस्तों तब होती है क्या, प्रतिध्वनि। किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि, इको कहते हैं। चूंकि ध्वनि परावर्तक तल तक जाने और वापस आने में 2D दूरी तय करती है, जिसको सुनने के लिए श्रवण समय कम से कम 1/10 सेकेंड होती है, मतलब 0.1 सेकेंड। और v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। दोस्तों प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को जो है फाइबर बोर्ड से ढका जाता है, किससे, फाइबर बोर्ड से। दोस्तों फाइबर बोर्ड एक प्रकार का लकड़ी का उत्पाद है जो लकड़ी के फाइबर से बना होता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढक दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी होगी। दोस्तों अभी हमने बताया था एक फॉर्मूला आपको, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, x इंटू वाई। जब टोटल टाइम दिया हो तो x प्लस वाई, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा, टोटल टाइम के हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना है दोस्तों, 342 इंटू 342 और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 4 8 और 3 3 6। 342 से कितने बार में जाएगा दोस्तों, ये 2 बार में जाएगा। 2 से 342 कितने बार में जाएगा और टोटल टाइम कितना है, 3 सेकेंड है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सात 14 और 2 एकम 2, मतलब 171। 171 दोस्तों, 171 इंटू 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21 की 1 हासिल का है 2, 3 एकम 3 2 5, तो 513 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कितना आएगा, 513 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगातार या लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण जो है दोस्तों प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए, तो 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच में। ठीक है दोस्तों, किसी परावर्तक तल से परावर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि तरंगों या गूंज को हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक तल के मध्य कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए एवं स्पष्ट ध्वनि गूंज सुनने हेतु मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी है, 1200 मीटर प्रति सेकंड। तो समुद्र की गहराई क्या होगी, दोस्तों हमको समुद्र की गहराई बताना है, एच का मान यहाँ पे हमको बताना है। दोस्तों क्या वही फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम, चलिए देखते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये हो जाता है x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम के। ठीक है, x का मान ले लेते हैं 1200 इंटू 1200 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो 1200 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से काट देंगे 600 बार में। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास में, 2.5। इसको 25/10 कर लूँ क्या, ठीक है 25/10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 छक 150, मतलब 1500 मीटर इसका राइट आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। कितना, 1500 मीटर। तो इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे हम बोलते हैं क्या? प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रतिध्वनि बोलते हैं। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर क्या होता है? संचारित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज जो है ये 0.1 सेकंड तक कायम रहती है। कितने सेकंड तक? 0.1 सेकंड तक। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? ध्वनि की गति 346। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम के। ठीक है, क्लियर? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 346 इंटू 346 डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 6 12 की 2 हासिल का 1, 4 4 8 और 1 9, 3 3 692। 346 का 2 गुना 2 692, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 7 ही 14, 2 तिया 6। और टोटल टाइम कितना है दोस्तों? ये लगा है 4 सेकेंड, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1, 4 7 28 और 29 की 9 हासिल का 2, 4 एकम 4 2 6, 692 मीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कितना? 692 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है? जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रतिध्वनि कहते हैं। एक बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि के बार बार परावर्तन को प्रतिध्वनि कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। ठीक है, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। तो दोस्तों, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, वह है सस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फार्क। कौन सा? सस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फार्क एक ध्वनिक अनुनाद है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। जिस आवृत्ति पे सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस आवृत्ति का अनुनाद उस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। और सभी प्रकार के कंपनों या तरंगों के साथ अनुनाद की घटना क्या है? जुड़ी हुई है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए दोस्तों 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से टकराकर परावर्तित होती है तथा परावर्तन के नियमों का पालन करती है। प्रतिध्वनि भी ध्वनि के परावर्तन का ही परिणाम है। अतः किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? हम प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1/10 सेकंड या फिर 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। इसलिए स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि किसी दिए हुए ताप माना 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो ध्वनि को परावर्तक तल तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस आने तक 1/10 सेकंड का समय लगना चाहिए। अतः श्रोता से परावर्तक पृष्ठ तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 332 मीटर प्रति सेकंड इंटू 1/10 33.2 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो है ये ध्वनि तरंग की द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 16.6 मीटर लगभग 17 मीटर अवश्य होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो उसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं के पानी के तल आदि से टकराने के पश्चात पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। वस्तुतः यह ध्वनि के परावर्तन का परिणाम होता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास हमें होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। जब ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पूर्णावर्ती का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। दोस्तों, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पूर्णावर्ती का परिणाम है और इसे कहा जाता है अनुरणन, मतलब
प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है, जिसे अनुरणन हम कहते हैं। अनुरणन की क्रिया आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है, तो ये विवर्तन के कारण सुनाई देती है दोस्तों। किसके कारण? विवर्तन के कारण सुनाई देती है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें, दोस्तों किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती है। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामिति छाया में प्रवेश कर जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजे, खिड़की आदि से होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अब हम सोनार रडार के सारे क्वेश्चन। सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। दोस्तों सोनार एक उपकरण है जो पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधोजल वस्तुओं, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों सोनार। क्या कहा जाता है? सोनार कहा जाता है। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को सोनार कहा जाता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने, जल में स्थित वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तरंगों का? पराश्रव्य तरंगों का। सोनार उपकरण द्वारा समुद्री जल में स्थित पिंडों या किसी वस्तु की दूरी, दिशा व चाल ज्ञात करने के लिए पराश्रव्य तरंगे भेजी जाती है। ये तरंगे समुद्री जल से होते हुए पिंडों से टकराती है और परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे वस्तु या पिंड के बारे में सही जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? दोस्तों इकोकार्डियोग्राम जो है ये अधिक नजदीकी से संबंध है डॉपलर इफेक्ट से। किससे? डॉपलर इफेक्ट से। दोस्तों कार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। यह एक प्रकार से अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इसमें ट्रांसड्यूसर के माध्यम से अदृश्य ध्वनि तरंगों की जांच की जाती है। यह डिवाइस हृदय के विभिन्न भागों से उठने वाली ध्वनि को पकड़ लेती है और इन तरंगों को वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोनार का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है, जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? दोस्तों पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति जो है ये सोनार के सहायता से क्या की जा सकती है? मापी जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द रडार किससे उत्पन्न है? दोस्तों शब्द रडार जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दोस्तों रडार शब्द अंग्रेजी भाषा के रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका आविष्कार 1922 ईस्वी में टेलर एवं लियो यंग ने किया था। किसने किया था? टेलर एवं लियो यंग ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण है जिसका उपयोग जो है पानी के नीचे मौजूद दूरी, दिशा और गति को पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार तकनीक का। दोस्तों समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार तकनीक का।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ध्वनि का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। अगला हम टॉपिक करेंगे दोस्तों, जो करेंगे आपको बता देंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की डेली अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम में डेली आपको अपडेट दे दी जाती है, जो भी क्लास अपलोड की जाती है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।